हैं किसी टीम के एरेंगल के पॉइंट्स आपको 20 दिखाई देंगे मैक्सिमम, या फिर 25 दिखाई देंगे, लेकिन रोंडो में आपको 25 के पास 3 टीमें दिखाई दे सकती हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि आप उस मैप के ऊपर, जो कि एक बोनस मैप हो सकता है बहुत सारी टीमों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3 से 4 जगहों पर, बल्कि शायद अगर देखा जाए ध्यान से 2 से 3 जगहों को छोड़कर हर ही जगह पर हमें ड्रॉप क्लैश दिखाई देता है। ऑल गेमर्स के एक प्लेयर को देखें आप, काफी डिफरेंट स्टार्ट के साथ वो खेल रहे हैं। ग्लाइड करके इतना दूर जाया जा रहा है कि शायद उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ C1 Esports की फाइट बनेगी। ASL हिल फीड में अपनी चर्चा करती हुई नजर तो आती है। लॉयल्टी फर्स्ट वर्सेस C1, कीनो की तरफ से एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया। DRS आसपास मौजूद है। कॉन्क्रो ऑन दी अदर साइड, उनकी बात करें वो डी के आसपास दिखाई देती है। सो यहां देखा जाए तो कई जगह पर हमें फाइट्स होती हुई नजर आती हैं और रिकॉल टावर्स भी आ जाएंगे। रिकॉल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अब। लेकिन कॉन्क्रू, उनके प्लेयर्स थोड़ा स्प्लिट में खेलते हुए दिखाई देने। अगर आप मिनी मैप की तरफ देखें, 3 प्लेयर्स एक साइड पर हैं, एक प्लेयर को थोड़ा दूर रखा गया है शायद ऑफ एंगल बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लॉयल्टी फर्स्ट बुरी तरह स्ट्रगल करती हुई, प्लेयर्स उनके एक एक करके गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि क्या कॉन्क्रू चारों प्लेयर के साथ एक जगह पर उतरी है, क्योंकि ये भी एक गलती हो सकती है। एटलीस्ट एक प्लेयर को आप अपने रिकॉल टावर की तरफ भेजिए। बट जब C1 Esports की बात करते हैं, शुरुआत बेहतर हुई जहां पर एक फिनिश जरूर निकाला, बट इस दौरान अपने एक प्लेयर को गवा चुके हैं। ऑल गेमर्स, जैसा कि हमने चर्चाएं करी हैं, PEL में ये टीम सबसे ऊपर देखने को मिल रही थी और आज के दिन दोबारा से यहां पर उतरे हैं, जहां पर शुरुआत भी इस टीम के लिए बेहतर हुई। कुछ अच्छे फिनिशेस उन्होंने जरूर निकाले, बट अंत में टीम ऑल गेमर्स नुकसान उन्हें भी होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ऑल गेमर्स के प्लेयर्स भी हमें लॉबी जाते हुए दिखाई देते हैं चंद, लेकिन फिर से वही बात है कि रिकॉल का इस्तेमाल तो किया जा ही सकता है। लेकिन यहाँ देखा जाए, मिकजो सरप्राइज करेंगे एक प्लेयर को। कैंग, वो प्लेयर थे जिनको पकड़ लिया जाता है। कैंग को एलिमिनेट किया जाएगा। स्टेडियम के अंदर की सारा ब्लड बात देखने को मिलता तो है, लेकिन ये वो टाइम है जहां समझ नहीं आता कि किस साइड पर क्या चल रहा है, कौन किससे कैसे फाइट ले रहा है। बिकॉज 2-3 टीमें आपस में आती हुई नजर आती हैं। यहाँ अगर देखें, DRS वर्सेस C1, ये फाइट होती हुई दिखाई देगी। लॉयल्टी फर्स्ट से इससे पहले फाइट ली जा रही थी C1 की जानिब से, लेकिन एक फाइट जीतने के बाद C1 दूसरी फाइट में डोमिनेट करेगी। किलाबाइटी इज प्रोबेबली द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर, जिनको 2 प्लेयर्स का सामना तो करना है, लेकिन C1 वो किट्स लगाना बहुत जरूरी है। हील स्ट्रैट पुल ऑफ करना पड़ेगा। दूसरी साइड से ASL भी आ जाती है। DRS के प्लेयर फंसते हुए दिखा। क्रू का वो प्लेयर जो रिकॉल टावर पे गया था, उसका बाहर होना एक बहुत बड़ी मुसीबत बने, क्योंकि बाकी तीनों प्लेयर्स वो एक जगह पर हैं। शॉट किए गए, आदि की तरफ से लगातार इंपैक्ट देने की कोशिश हुई, बट डैनी ऊपर से वो शॉट कनेक्ट किया गया। उन्होंने अपने एक और प्लेयर को लूज आउट किया। ओह माय गॉड, की खूबसूरती है। आप 7-8 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालें अर्ली ऑन, अपने 3 प्लेयर्स गवा दें, फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पास मौका होता है सब प्लेयर्स को वापस बुलाने का। लेकिन C1 एक के बाद एक फाइट में आती हुई टीम दिखाई दे रही है। एक के बाद इनकी जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए जाएंगे, लेकिन ऑल्टर ईगो की फाइट बनेगी जहां पर HBC के प्लेयर्स सामने मौजूद हैं। एक नॉक निकाला जाता है, फिनिश भी दिया जाएगा उस साइड के ऊपर। यूटिलिटी डंप करना चाहते थे स्नेप, रियलाइज करेंगे कि सामने से भी ग्रेनेड आ सकता है। फॉल बैक उस साइड पर किया जाता है, लेकिन सोने पे सुहागा। हार्ड बॉयज को दूसरी साइड से पकड़ लिया जाएगा मैक्सिबल्स की जानिब से। मैक्सिबल्स भी यहां पर थोड़ा सा टोल वसूल करती हुई नजर आती है। एक साइड पर ऑल्टर ईगो, कहीं दूर मैक्सिबल्स, बुरी तरह फंसेगी टीम हार्ड बॉय भी, लेकिन यहां अकेले प्लेयर हैं। यह आखिरी जिम्मेदारी है जो कि स्नेप के ग्रेनेड की नजर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोनों साइड से यूटिलिटी कोई कनेक्शन नहीं, शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन स्नेप कर क्या रहे हैं भाई, उल्टे पांव वापस भागते हुए। ये अच्छा काम नहीं था, लेकिन क्या ही कैवलरी आती है, क्या ही टीम वर्क देखने को मिलता है। क्रिप्टोन ये बात जान चुके थे कि प्लेयर नॉक होने के बाद फिनिश होंगे। प्री फायर दिया गया और अपने प्लेयर को बचा लिया गया, साथ ही साथ एलिमिनेशन पॉइंट्स भी अपने खाते में दर्ज करेंगे। देखिए, स्नेप का वो एक अच्छा मूव था मेरी नजर में। जब उन्हें पता है कि उनकी टीम पूरी बची हुई है, तो क्यों अकेले आगे जाना है। इंतजार कीजिए अपनी बाकी टीम का, और शायद उसके चलते वो अपने आप को पीछे की तरफ जरूर लेकर गए। बट C1 वर्सेस ASL, अमन ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। एक प्लेयर जो उनके करीब उन्हें रिवाइवल देने की कोशिश करते हुए, एटॉमिक, एक नेड उनके पास, साउंड सेंसेस का इस्तेमाल किया गया, बट इस नेड से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो नेड पूरे तरीके से कुक करते हुए वो नेड डाला भी गया, इंपैक्ट भी दिया गया, बट सामने से
वो बढ़िया शॉटगन का कनेक्शन। की जानिब से उनके मुकाबले में मिकजो के पास भी यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिखा देती हैं, लेकिन मैक्सिमस 4 अच्छे आजाद अपने नाम करना पॉइंट्स टेबल पर उनको एक बड़ा जंप तो दे सकता है, लेकिन वेट अ सेकंड, अभी इस मैच को 4 से आपको 14 पर लेकर जाना है, एटलीस्ट अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स को आपको डबल डिजिट्स पर लेकर जाना है और स्लैक ऐसा करना चाहेंगे। टेंस को गिरा दिया जाएगा, वापस से ग्रेनेड्स दागे जाएंगे, लीजिए नदीती उनको भी गिरा दिया जाएगा, एक एक करके प्लेयर्स के ऊपर चार्ज इन किया जाएगा। ना सिर्फ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए मैक्सिमस के प्लेयर की जानिब से, बल्कि साथ ही साथ वो रिवाइवल भी है। इस बार एएसएल के ऊपर चार्ज इन करेंगे, हर प्लेयर 2-2 नॉकआउट्स निकाल रहे हैं भाई। मैक्सिमस यहां रुकने का नाम नहीं लेगी। इससे पहले हमने IM7 को देखा, उसके बाद इनवेडर, जहां IM7 2 प्लेयर्स गिराते हुए नजर आए एक टीम के, वहीं पर इनवेडर एएसएल के ऊपर हैं, लेकिन उनको ध्यान देना है, इट इज ऑल गेमर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए मैक्स बेल्स की जब भी हम चर्चाएं करते हैं तो पीका बॉय वो प्लेयर हैं जो बहुत उम्दा प्लेयर है। मैं इस प्लेयर की जर्नी को बहुत समय से देख रहा हूं। इससे पहले हमने कई सारी टीम्स के साथ उन्हें अपने रीजन में खेलते हुए देखा है। बहुत बेहतर वो प्लेयर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैक्स बेल्स की आईजीएल शिप उनके कंधों पर, और अभी के लिए शुरुआत भी अच्छी हुई है। 8 अच्छे फिनिश उनके पास। फ्लैग को बढ़िया नेट से नॉक कर दिया गया। ऑल गेमर्स के प्लेयर शिकार करने की कोशिश करते हुए जहां पर ओपनिंग निकाल दी गई, आप उनके यूटिल्स के इस्तेमाल को देखिए, लगातार वो नेट से इंपैक्ट डालने की कोशिश। मैक्स बेल्स को जल्दी से अपने प्लेयर को बचाना पड़ेगा, बट ऑल गेमर्स उन्होंने वो कंफर्मेशन लिया, बट मैक्स बेल्स उनकी तरफ से वापसी। ट्रेड वर्सेस ट्रेड नॉक्स निकलते हुए ऑल गेमर्स उन्होंने अपने प्लेयर्स लूज किए, बट इन्वेडर सामने आपके प्लेयर फ्लावर वो अपने आप को हील कर रहा है। फाइनली वो नॉक दिया गया। इट कैन बी अ 1v2। इन्वेडर को समझना होगा, अपने आप को पीछे लेकर गए। लुक एट पिका बॉय। पिका बॉय ने रिकॉल तो किया, बट मैक्स बेल्स इन्वेडर उन्हें नॉक कर दिया गया। Absolutely, पिका बॉय यहीं मौजूद हैं, आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। इन द मिडल ऑफ अ फाइट पिका बॉय यहाँ प्लेयर्स को रिकॉल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद मैक्सिमस वापस इसी साइड पर चाहती है। एंड आई बिलीव वो यहाँ आए तो हैं, लेकिन किल फीड देखी जाए, ऑल्टर ईगो वर्सेस कॉन्ग ये फाइट चलती हुई दिखाई देती है। मैक्सिमस यहीं पर आएंगे, इनवेडर इसी जगह पर घुसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार इनका सामना किसी और टीम से हो जाता है। डानी स्पोर्ट्स जो कि सामने तो आती है। पिका बॉय बड़ी गलती, लेकिन फाइनली वो आखिरी चंद बुलेट्स कनेक्ट कर जाते हैं। पिका बॉय की जानिब से वो नॉकडाउन्स निकाल दिए जाएंगे, लेकिन ऑल गेमर जहां उनको आखिरी प्लेयर पर लाया जाता है, इस वक्त डीई के साथ भी उलझा जा रहा है। टीम मैक्सिमस उनको दाद देना पड़ेगी। एलिमिनेशन हंट पर जिस तरह से ये टीम गई है वो काफी कमाल तो है, लेकिन ये टाइमिंग, ग्रेनेड्स करने की टाइमिंग बहुत ही बुरी साबित होती हुई, इससे पहले ऑल गेमर्स की और अब डानी स्पोर्ट्स की। लेकिन ऑल गेमर के ये प्लेयर, ओके आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वही चीज वापस से कार्मा बनकर हमारे सामने आती हुई नजर आएगी, और ये हमने एक बार नहीं 3 से 4 बार देखा कि ग्रेनेड को करते हुए सामने वाले प्लेयर्स पुश कर जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल ऑल गेमर इस मैच से बाहर हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऑल गेमर्स को भारी नुकसान हुआ। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैक्स बेल्स ने भी अपने 3 प्लेयर्स को लूज आउट किया। वो दोनों टीम्स जो एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई थी, एक एक प्लेयर के साथ सरवाइव किया गया। बट हाँ, मैं तब भी मैक्स बेल्स की थोड़ी ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। आपने एक ऐसी टीम को परेशान किया जो पीएल में लीडर बोर्ड्स पे सबसे ऊपर है, जो आने वाले समय में वर्ल्ड कप 26 खेलने वाली है, और जब आप उसके अगेंस्ट ऐसा परफॉर्म करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में एक नया बूस्ट आता है। बट जब हम बात करते हैं डी जेवियर्स की, फैट कैट हमें देखने को मिलते हुए, उनके साथ उनके एक और प्लेयर जो अपने आप को बचाकर सर्कल के अंदर एंट्री कराना चाहते हैं। मात्र 12 टीम, 36 प्लेयर अभी भी इस गेम में। दूसरी दिशा में डीआरएस, उनके एक प्लेयर को नेट से डाउन कर दिया गया। क्वान वो लगातार तीसरा नेट डालना चाहते हैं, हालांकि उनके ऊपर भी वो इंपैक्ट देखने को मिला। और दूसरी तरफ ऑल्टर ईगो ने भी कुछ टीम्स को परेशान किया, बट यहां पर S12 के से आगे तो गए थे, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते वो कंफर्मेशन बटोरे गए, और यहां पर T1 अकेले कोशिश करते हुए वो कनेक्शन बनाया गया, कंफर्मेशन लिया गया और पूरी टीम को बाहर कर दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल अलादीन ये कि आपने एक ऐसी फाइट जीती जरूर, बट वहां पर अपने 3 प्लेयर्स को लूज कर दिया। जहां 3 प्लेयर्स गवाए गए इनकी जानिब से, वहीं पर डीआरएस के पास एक मौका था कि उस 1v1 को जीतने के बाद 4 प्लेयर्स बचा लिए जाते, एंड अनफॉर्चुनेटली वो 4 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज हील करना था प्लेयर को, जो कि अच्छा नहीं था। ये चीज रियलाइज करनी ही चाहिए कि इवन इफ यू आर ऑन 5% हेल्थ, या आप 2 से 3% हेल्थ पर भी हैं, वो शॉटगन का एक
फटका वो काफी होता है ओपोनेंट प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए, और जब आपने इतने बुलेट्स दागे हैं उसके बाद तो वैसे ही काफी होता है। लेकिन चले, डीआरएस थोड़ी सी गलती यहाँ पर देखने को मिली उनकी साइड से, बट फिलहाल टीम फ्लैश को हम देख रहे हैं तमाम तरह फाइट से दूर रहा गया। बिल्कुल भी रोंडो का जो कह लें एक क्लासिकल प्लेइंग स्टाइल है उसको फॉलो नहीं किया गया, जहां टीमें ड्रॉप फ्लैश ले रही थी, फ्लैश अवॉइड कर रही थी इन सबको। लेकिन क्या फायदा, सर्कल में रोटेशन के टाइम पर पकड़े जाएंगे ये प्लेयर। इस वक्त इनके प्लेयर्स को गिरा दिया जाता है, 4 से 2 पर आ जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। लेकिन यहाँ फ्लैश को चंद नॉकडाउट प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। गीके के ऊपर ये एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करके पॉइंट्स का खाता खोला जाएगा। लेकिन ये क्या देखा हमने, ड्रिफ्ट करते हुए आएंगे सैफ जी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फ्लैश उनके प्लेयर्स इस सब के बावजूद वो एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर ही नहीं पाते। 2 प्लेयर्स उनके सामने नॉकडाउन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम फ्लैश गेट्स एलिमिनेटेड। यही होता है जब आपके पास मैन एडवांटेज मौजूद ना हो, और एक एक करके हम कई टीमों को लॉबी जाता हुआ देख रहे हैं। उम्दा कवर फायर वहां पर केविन की तरफ से दिया गया, बट अब केवल 8 टीम 19 प्लेयर इस मैच में देखने को मिलते हुए लॉयल टी फर्स्ट के रोशान अकेले देखने को मिल रहे हैं। कोशिश करें कि अपना नाम यहां से रोशन कर सके। ऑल्टर ईगो के प्लेयर आसपास में इन्फो गैदर करने के लिए लगातार व्हीकल्स को रोटेट करते हुए, और उसके अलावा एक और कारण है इस व्हीकल को रोटेट करने का, सर्कल पूरे ओपन एरियाज में है। कोई भी टीम सर्कल के सेंटर पे नहीं जाना चाहती। हर एक टीम एजेस को पकड़ कर रखना चाहती है, अपनी बैकलाइन साइडलाइंस की इन्फो रखना चाहती है, ताकि आने वाले समय में कोई बैकस्टैब हो तो उसे रोका जा सके। हालांकि मैं जरूर देखना चाहूंगा कि रोशान कैसे ये अकेला प्लेयर सर्कल के अंदर एंट्री लेता है, क्योंकि अभी भी 90 मीटर इस प्लेयर को आगे बढ़ना है। और जब हम बात करते हैं पूरे टीम के परफॉर्मेंस की, 2 फिनिश उनके पास जरूर देखने को मिलते हुए। एक और नाम टीम A1R हमें देखने को मिलती हुई, जिन्होंने अभी तक रोंडो के गेम में कुछ खास करके नहीं दिखाया, बस अपनी मैन पावर को बचाकर रखा और कोशिश की है कि कैसे ना कैसे अपने आप को टॉप 3 टॉप 5 तक लेकर आए, उसके बाद फिनिशेस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कई टीमों को ऐसा करते हुए देखा, हमने A1R के प्लेयर्स भी ऐसा ही कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रोंडो में सिर्फ सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। 3rd 4th जोन के बाद तो आपको फाइट लेना ही पड़ती है, लेकिन A1R उनको दाद देना पड़ेगी। जिस तरह से फाइट्स को अवॉइड किया गया ये कमेंडेबल तो है, लेकिन अब जब फाइट्स में आएंगे तो क्या उनको ऑल इन आता हुआ देखेंगे हम, क्या उनकी तरफ से ट्राई हार्ड किया जाएगा या नहीं। और तो जरूरी तो है कि अब जब आप फाइट्स में आए तो उनको अवॉइड ना करें। 5वें सर्कल के बाद भी अगर आप फाइट अवॉइड कर रहे हैं तो फिर कब लेंगे आप, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन A1R अभी उनको हमने आते हुए देखा नहीं, उनके सामने गीके मौजूद तो है, लेकिन चले देखते हैं गीके वर्सेस A1R क्या बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरी साइड पर ऑल्टर ईगो वर्सेस मैक्सिबल्स। इनफैक्ट मैक्सिबल्स के ये आखिरी प्लेयर है पिका बॉय, वो IGL, उनके ऊपर जिम्मेदारी तो है, काफी लो HP किया जाएगा रैंडम फायर्स के चलते। उनके पास किट्स तो मौजूद हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज उनके पास नहीं है, वो हार्ड कवर नहीं है, जहां स्नेप इंतजार कर रहे हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सम सेकंड्स जहां पिका बॉय कवर से बाहर आएंगे और स्नेप की जानिब से उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड देयर वी गो, स्नेप ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे और 13वां पॉइंट बोर्ड पर लगाया जाएगा। ऑल्टर ईगो की डोमिनेशन हमें दिखाई देती है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आज ऑल्टर ईगो अपने एक दूसरे प्लेयर के साथ देखने को मिल रही है। कल के दिन हमने जक्सी को नहीं देखा था, बट आज के दिन जक्सी उनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 13 फिनिश इस गेम से कन्वर्ट कर लिए गए। बेहतर और उम्दा शुरुआत इस टीम की तरफ से देखने को मिलती हुई। और अभी के लिए कोशिश ये कि जो टीम सर्कल के अंदर एंट्री लेना चाहती है, डैनी ई स्पोर्ट्स उनका नाम, उन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए, गेट कीप किया जाए। ये नेड वो मौका बना सकता है। वो नेट डाला तो गया, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, बट फ्रांसिस्को इस तरीके से अगर जाएंगे तो फिर तो आप शिकार होंगे। ये तो ओवर कमिटमेंट था, ओवर ओपन एरिया से जाना, और उसके चलते उन्हें बाहर कर दिया गया। बट सर्कल जो कि थोड़ी सी देर में दोबारा से हमें क्लोज इन करता हुआ नजर आएगा, गीके के प्लेयर नॉर्थ एंड को होल्ड करते हुए। बट ऑल्टर ईगो 13 फिनिश उनके पास सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पर, और वही एक सेम कोशिश कि कैसे भी डैनी स्पोर्ट्स को गेट कीप कर पाए। वेल ये साइड अगर आप देखें सर्कल की तो यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म होता हुआ नजर आता है। यहाँ से एक ही टीम बचकर जाएगी या शायद दूसरी टीम का कोई एक आधा प्लेयर बच सकता है। ऑल्टर ईगो DE इनको तो फाइट लेना ही है, लेकिन पीछे गीके का ध्यान देना है। रोजमेरी अकेले आगे जाएंगे, प्री फायर्स दिए जाते हैं जहां एक नॉकआउट दर्ज किया गया। ग्रेनेड्स के साथ वापस से ट्रेड ले ली जाती है टीम DE की जानिब से, लेकिन ऑल्टर ईगो
उनकी तरफ से वापस से फॉल बैक किया गया। डीई भी ऐसा करना तो चाहती है, लेकिन एक प्लेयर आगे आकर यूटिलिटीज डंप करेंगे। जीके वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेनेड फेंकते हुए दिखाई देते हैं, साथ में उनके टीममेट मदद करेंगे, लेकिन फंस जाएंगे अपनी ही गाड़ी के अंदर, जिस वजह से वापस से नॉकआउट दर्ज हो जाता है। ऑल्टर ईगो जहां वो अपने आखिरी प्लेयर पर आती है, उनके ओपोनेंट्स भी यहां बुरी तरह फंसते हुए दिखाई देंगे। ये वो टाइम है जहां पर स्नेप को रिवाइव देना है अपने प्लेयर को और साथ ही साथ फॉल बैक करना। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, ऑल्टर ईगो के ज़क्सी अपने टीममेट्स को छोड़कर सर्कल में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा मूव नहीं था। देखिए अभी के लिए शायद यही सोच रखी गई है कि कैसे भी अपने आप को और ज्यादा सर्वाइवल के करीब लेकर जाया जाए, कैसे भी अपने आप को और ज्यादा पोजीशन पॉइंट्स लाकर दिए जाएं। हालांकि ऑल्टर ईगो के पास अभी भी 3 प्लेयर की मैन पावर, 13 फिनिश उनके पास देखने को मिलते हुए। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा, अलादीन की डैनी स्पोर्ट्स के पास एक बढ़िया मौका था एक समय पे, बट ऑल्टर ईगो ने वहां से भी वापसी करके दिखाई। और अब कोशिश यही है कि कैसे भी बाकी प्लेयर सर्कल के अंदर एंट्री कर पाए। जीके डैनी स्पोर्ट्स की तरफ से वो भी अपने आप को धीरे धीरे सर्कल की तरफ लेकर जाते हुए, बट उसके साथ साथ उन्हें फाइट को भी टैकल करना पड़ेगा। क्या बढ़िया वो शॉट, जीके के आईजीएल को इस गेम से बाहर कर दिया गया। रेगना रोक, उनके ऊपर वो रोक लगा दी गई। समझ नहीं पाया, रैग्नारोक के पास यहाँ एक अच्छा मौका था, वो खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे प्लेयर्स को आते हुए। इस सब के बावजूद गाड़ी से प्लेयर को उतार ही नहीं पाते। ये छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े नुकसानात लेकर आती तो हैं, लेकिन बैड बॉय क्या वो भी ऐसा करेंगे? जी नहीं, इस बार नहीं। A1RG के प्लेयर सामने आए तो बहुत ही अच्छा स्प्रे देने के साथ साथ नॉकआउट दर्ज तो किया जाता है, लेकिन रियलाइज करते हैं कि पीछे चंद और प्लेयर्स हैं। ऑल्दो इस सारे मूवमेंट के अंदर केविन नॉक जरूर हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां एक और खिलाड़ी दिखाई देते हैं। एक टाइम पर एक टीम को डील किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और ऐसा ही टीम गीकी के प्लेयर सोच तो रहे हैं, लेकिन A1RG क्या ही रिटालिएशन देखने को मिलती है। जहां नॉकआउट्स दर्ज किए गए थे इससे पहले गीकी की जानिब से, अब वापस से रिटालिएशन उनके ऊपर निकलती भी है, और बदकिस्मती के साथ वहां एलिमिनेशन पॉइंट्स भी कंफर्म हो रहे हैं। लेकिन गीके सर्कल में एक ऐसी जगह उनके पास है जहां से वो चिकन निकाल सकते हैं। उनको बस ये तमाम तर गैर जरूरी फाइट्स को अवॉइड करना है। बट देखिए सवाल तो ये भी बनता है कि वो अवॉइड करना चाहते हैं, समझ में आता है, बट क्या सामने वाली टीम फाइट को अवॉइड करना चाहता है? क्योंकि A1RG के प्लेयर तो उनके करीब आने की कोशिश लगातार करते हुए, इट्स अ 2v4 जहां पर कैसे ना कैसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। फ्लैश उनकी तरफ से केविन को डाउन किया गया, SAFG फ्लैश को नॉक करते हुए, बट सामने से रिटेलिएशन आया और उसी के साथ गीके को इस गेम से बाहर करके A1RG अपने साथ 7 बढ़िया फिनिशेस के साथ टॉप 3 में एंट्री करती हुई। के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता तो है। एक अंबार देखने को मिलेगा, यूटिलिटीज से भर दिया जाएगा इस साइड को, जहां ऑल्टर ईगो के ज़क्सी मौजूद हैं। कनेक्शन मिलेगा, पहला प्लेयर गिरेगा, लेकिन रिटालिएशन फायर्स में स्नेप की जानिब से पहला नॉकआउट दर्ज किया जाता है। अभी भी फाइट 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन में है, अभी भी स्नेप के पास मौका है रिवाइवल देने का। वापस से फाइट को 2v2 में कन्वर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो एक यूटिलिटी, वो एक ग्रेनेड अगर सही से कनेक्ट करता है, ऑल्टर ईगो की कमर तोड़ी जा सकती है। दोनों साइड पर रिवाइवल दिया जा रहा है, ये वापस से सिचुएशन को बराबर करेंगे। जहां ऑल्टर ईगो इससे पहले नॉकआउट दर्ज किया गया, नॉकआउट खाया गया, एक बार फिर से वही चीज हो जाती है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं, ऑल्टर ईगो ओपोनेंट प्लेयर्स के सामने से सर्कल में जाने की कोशिश करती है और वो कामयाबी के साथ ऐसा कर भी लेते हैं। गाड़ियां लेकर आगे गए, सर्कल में जगह बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हाइट एडवांटेज टीम A1 के पास है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। टीम ऑल्टर ईगो, इनको कुछ बहुत ही कमाल करना पड़ेगा इस फाइट को जीतने के लिए। और देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ऑल्टर ईगो के पास एक भी थ्रोएबल नहीं है। उन्हें कैसे ना कैसे गनशॉट ही लेना पड़ेगा, और सामने वाली टीम अभी भी उनके पास वो मोलोटोव देखने को मिलते हैं। जक्सी उन्हें नॉक कर दिया गया, स्नेप अकेले हैं और शायद बचने की संभावना ही नहीं। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, बट जैसा कि मैंने चर्चाएं की थी कि अभी भी सामने वाली टीम्स के पास वो थ्रोएबल्स